हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग का डिसऑर्डर का 4th लेक्चर में पहुंच चुके हैं। तो इसके बाद जो चैप्टर्स है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसमें कोई भी डिसऑर्डर्स नहीं दिए गए हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, तो हमारा पहला जो टॉपिक है वो है मिस्थेनिया ग्रेविस। ठीक है, मिस्थेनिया ग्रेविस जो है सबसे पहला इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये डिजीज़ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है या जेनेटिक डिसऑर्डर है। ठीक है, तो जो मिस्थेनिया ग्रेविस है ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर इसका मतलब क्या होता है कि जब हमारा सेल्स अपने और पराये में डिफरेंस करना भूल जाए, यानी कि फॉरेन पार्टिकल्स और सेल्फ सेल्स के बीच डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए अपना सेल्स कौन सा अच्छा सेल है और कौन सा बुरा सेल है इसमें डिफरेंस नहीं कर पाता है, तो वैसे डिजीज़ को हम लोग ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बोलते हैं। इसमें क्या होता है, बॉडी अटैक्स सेल्फ सेल। ठीक है, खुद के अच्छे सेल्स को मारना शुरू कर देता है। आखिर इसमें डैमेज क्या होता है, यहाँ पर आया ना कि इसमें प्रॉब्लम, आखिर इसमें प्रॉब्लम कहाँ होती है। तो यहाँ पर देखो, जो डैमेज एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स, ठीक है, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स को ये डैमेज कर जाती है। जो डैमेज मतलब न्यूरोट्रांसमीटर से आ रही है, ठीक है, और मसल्स से उसको ज्वाइंट होना है रिसेप्टर से, यही नहीं हो पाता है। ठीक है, यानी कि ये एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर को पूरी तरीके से डैमेज कर देता है, जिसके वजह से नो बाइंडिंग, एसिटाइल कोलिन की बाइंडिंग नहीं हो पाती है रिसेप्टर्स से। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाता है। ठीक है, मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाता, जिसके वजह से हम लोगों को पैरालिसिस का केस देखा जा सकता है। ठीक है, पैरालिसिस और वीकनिंग का। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या होता है, मिस्थेनिया ग्रेविस ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। यहाँ पे हमारा बॉडी खुद के अच्छे सेल्स को भी मारना शुरू कर देता है। यहाँ पर जो डैमेज की अगर बात करें तो ये एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर को डैमेज कर देती है। जैसे कि यहाँ मान के चले, ये ऐसे कॉन्ट्रैक्शन होने के लिए मसल्स है, सिनेप्टिकल नर्व्स, इसमें न्यूरोट्रांसमीटर है और यहाँ पे एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर, तो इसको डैमेज कर देगा। तो जो न्यूरोट्रांसमीटर से सिग्नल्स आ रहे हैं वो इस मसल्स के एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर से जॉइंट नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाता है। ठीक है, और पैरालिसिस और वीकनिंग का केस आ जाता है। इसमें इतना ही। अब दूसरा जो है वो है मिस्थेनिया सॉरी मस्क्यूलर डिस्ट्रॉफी। ठीक है, अब इसमें भी ये क्वेश्चन आता है कि ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है या फिर जेनेटिक डिसऑर्डर है। तो मस्क्यूलर डिस्ट्रॉफी जो है ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर है। ठीक है, यहाँ पर देखो डिस्ट्रॉफी जो है, ये जो डिस्ट्रॉफी टर्म है वो एक प्रोटीन है जिसका नाम है डिस्ट्रोफिन। डिस्ट्रोफिन, ये आखिर डिस्ट्रोफिन है क्या, तो ये प्रोटीन है जो कि क्या काम करती है, तो ये प्रोटीन जो है मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती है, मसल का कॉन्ट्रैक्शन कराने में हेल्प करती है। ठीक है, और दूसरा काम क्या करती है, दूसरा काम ये है कि कैसे मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती है। तो आखिर कैसे करती है, तो ये जो होता है ये ज्वाइन करता है, जो डिस्ट्रोफिन प्रोटीन है ये ज्वाइन करता है, ज्वाइन द थिन फिलामेंट विथ सार्कोलेमा। ठीक है, सार्कोलेमा के साथ, थिन फिलामेंट को सार्कोलेमा के साथ
ज्वाइन करती है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये जो डिस्ट्रोफिन प्रोटीन है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में नहीं बनती है, नॉट फॉर्म्ड, ठीक है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में जो डिस्ट्रोफिन प्रोटीन है जो कि मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती है वो नहीं बनता है, ठीक है। जिसकी वजह से डीजेनरेशन होने लग जाती है मसल्स की, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, डीजेनरेशन ऑफ मसल्स शुरू हो जाती है। उसकी वजह से भी पैरालिसिस और वीकनिंग देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये जो ज्वाइन द थिन फिलामेंट आप लोग अगर रिकॉल कर रहे हो तो ये थिन फिलामेंट होता है और ये थिक फिलामेंट है, बीच में होता है। उसके बाद फिर ये है, फिर यहाँ से ऐसे करेंगे तो ये थिन फिलामेंट है और ये थिक फिलामेंट है, सेम ऐसे ही है, ठीक है। इधर सार्कोलेमा है, ये प्रोटीन होता है, ठीक है। तो यही जो थिन फिलामेंट है यहाँ पर प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे मतलब प्रोटीन्स होते हैं जो कि सार्कोलेमा को अटैच करते हैं, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन हो पाती है, ठीक है। अब जो तीसरा है वो है टिटैनी। टिटैनी में क्या होता है, टिटैनी में सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन। हम लोग जब दौड़ते हैं तो मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। अब अगर कैल्शियम बहुत ज़रूरी है, पता है मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में भी कैल्शियम बहुत ज़रूरी होता है और ब्लड का क्लोटिंग में भी कैल्शियम का बहुत ज़रूरी है। अगर कैल्शियम जो है वो बॉडी फ्लूइड में कम जाए तो क्या होगा, अच्छे से मतलब मसल्स का जो कॉन्ट्रैक्शन है रिलैक्सेशन है नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर टिटैनी में क्या होता है कि सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन यानी कि कॉन्ट्रैक्शन ही होते रह जाता है लगातार। यहाँ पर नो टाइम फॉर रिलैक्सेशन, ठीक है। रिलैक्सेशन के लिए टाइम होता ही नहीं, सिर्फ कॉन्ट्रैक्शन, सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन। तो इसकी वजह से क्या होगा, बहुत पेन होगा, रैपिड स्पैम, ठीक है, इसको कह सकते हैं रैपिड स्पैम्स अकड़ जाता है। जैसे क्यों होता है, कैल्शियम के डिफिशियंसी से। कैल्शियम का लो लेवल कहाँ पर, ECF। ECF क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ठीक है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कैल्शियम का जो लेवल होता है वो बहुत कम हो जाता है, ठीक है। और भी रीजंस हैं जैसे कि हार्मोनल इम्बैलेंस से भी हो सकती है, हार्मोनल इम्बैलेंस। अब देखो अगर बात आई कैल्शियम का, ठीक है, तो कैल्शियम के लिए दो हार्मोन बहुत ज़रूरी होते हैं, ठीक है। पहला तो पाराथॉर्मोन बोल सकते हैं, ठीक है, पाराथॉर्मोन जो कि ब्लड में कैल्शियम का जो लेवल है उसको इंक्रीज करने का काम करता है, ठीक है। बट वहीं पर दूसरा हार्मोन जो है वो है कैल्सीटोनिन, जो कि ब्लड में कैल्शियम लेवल को कम करने के काम करती है, ठीक है। ये बढ़ाने का काम करता है और ये घटाने का काम करता है, यानी कि दोनों जो है वो एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक हैं, ठीक है। इन दोनों में अगर अनबैलेंस आ जाए, ठीक है, इसका काम है बढ़ाने का। अगर ये कुछ ज़्यादा ही बढ़ा दे, ठीक है, और ये उतना इसका कम करने का काम है तो ये कुछ ज़्यादा ही कम कर दे, तो इस वजह से टिटैनी भी हो सकती है, ठीक है। टिटैनी में सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन होता है, यानी कि लगातार कॉन्ट्रैक्शन में लगता है रिलैक्सेशन के लिए, इसके वजह से टाइम नहीं बचती है। मसल्स हमारा जो है रैपिड स्पैम्स अक्कड़ जैसी जाती है, कैल्शियम की डिफिशियंसी से हो जाती है, ठीक है। हार्मोनल इम्बैलेंस में कैल्सिटोनिन और पारथ हार्मोन के वजह से भी हो सकती है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस की अगर हम लोग बात करें तो क्या होता है, ऑस्टियो का मतलब क्या होता है, बोन, ठीक है। और पोरोसिस का मतलब होता है पोर,
यानी कि जब बोन में पोर्स हो जाए, बोन है, ठीक है, अच्छा खासा बोन है हमारा, ऐसा डायग्राम बना लेते हैं बोन का। हमारा ये बोन है अच्छा खासा, इसमें अगर छिद्र होने लग जाए, ठीक है, पूरा छिद्र हो जाएगा, तो सबसे पहला क्या होगा, अगर इसमें बोन है, बोन में छिद्र हो जाएगा तो डिक्रीज्ड बोन मास, बोन का जो मास है वो कम जाएगा। सबसे पहले तो ये होगा, डिक्रीज्ड बोन मास होगा, ठीक है। इसके वजह से जो फ्रैक्चर हो जाता है, इंक्रीज्ड चांसेस ऑफ फ्रैक्चर, क्योंकि देखो कहीं से भी छिद्र है तो थोड़ा बहुत भी अगर लगा चोट वगैरह तो फ्रैक्चर होने का चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये एक तरीके से क्या है, एज रिलेटेड डिसऑर्डर है। एज रिलेटेड डिसऑर्डर यहाँ इसलिए है क्योंकि जो फीमेल्स होती हैं, ठीक है, फीमेल्स में, यहाँ लिखती हूँ, फीमेल्स में मेनोपॉज के बाद क्या होता है, इस्ट्रोजन जो होती है उसकी डिफिशियंसी हो जाती है, ठीक है, सॉरी, इस्ट्रोजन का जो लेवल होता है वो डिक्रीज़ कर जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से कैल्शियम की डिफिशियंसी हो जाती है। क्या हो जाता है, कैल्शियम का डिफिशियंसी हो जाता है, ठीक है। मेनोपॉज फीमेल्स में एक सर्टेन एज के बाद, यानी कि मेनली मेनोपॉज जो होता है वो 40 से 45 के एज में होता है, ठीक है। इसमें इस्ट्रोजन का जो लेवल है वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से कैल्शियम डिफिशियंसी हो जाती है। तो क्वेश्चन अगर इस्ट्रोजन की वजह से कैल्शियम डिफिशियंसी कैसे हो जाती है, तो हमारे बोन में कैल्शियम को वहाँ पे अब डिपॉजिट करने में इस्ट्रोजन का बहुत बड़ा रोल रहता है, ठीक है, इसीलिए कैल्शियम की डिफिशियंसी होने लग जाती है। अब यहाँ पर इतना ही था।